नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम गोविंदपुर में हैं। यह बिहार के नवादा ज़िले में आता है और यह झारखंड के सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है और इस क्षेत्र से अफसर बिटिया कह सकते हैं कि एक अफसर बनी है और ये इनका दूसरा मौका है। चूँकि पिछला जब बीपीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस एग्ज़ाम में इनका 288वां रैंक आया था और ये बीडीओ के पद पे ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रही थी, कार्य कर रही थी और कार्य करते हुए फिर इन्होंने एग्ज़ाम दिया और इस बार 68वां रैंक लाई हैं और एसडीएम बनी हैं। तो हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा माना जाता है कि सुदूर क्षेत्र में पढ़ाई बड़ा मुश्किल कार्य होता है, तो फिर इस क्षेत्र से कैसे निकल के इसको सक्सेस कर पाई। और इनकी कहानी जानने का मकसद है कि अगर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली लड़कियों लड़के जो भी हैं, जो भी प्रतिभागी हैं, उनको थोड़ा सा भी अगर मदद मिल जाती है इनकी कहानी से, तो हम लोग समझेंगे कि यह स्टोरी बड़ा कारगर रहा है। तो हम पहले इनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप जॉब में रहते हुए और फिर से आपने जॉब हासिल किया है। थैंक यू अशोक जी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस शानदार मुहिम में मुझे जोड़ा। और जैसा कि आपने बताया कि गोविंदपुर एक बहुत पिछड़ा इलाका है, तो एक सुदूर इलाके से एक अफसर बनने की जो खुशी होती है, मैं उन सब चीज़ों को, उन अनुभवों को आप दर्शकों के साथ साझा करने जा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जैसा कि अशोक जी ने कहा कि अगर इससे 2% लोग भी मोटिवेट होते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी और जो मेरा जो लक्ष्य रहा है उस तरफ एक अच्छा कदम माना जाएगा, ताकि कुछ भी लोग, अगर कुछ भी लड़कियां पढ़ लिख पाती हैं या फिर अपने पैरों पे खड़ी हो पाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है आज के समाज में, जहाँ पे लड़कियों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया जा रहा है। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट का भी नारा रहता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इसी मुहिम में हम लोग सब लोग जुड़ते हैं और इस तरफ हम लोग का एक ये छोटा सा कदम है। ये आप पहले जो 2 साल में जो आपने क्वालिफाई किया, तो उसके बारे में थोड़ा बता दें। एक्चुअली ये दूसरा अटेम्प्ट नहीं था मेरा, ये तीसरा अटेम्प्ट था। अच्छा। मैं 65वीं बीपीएससी में भी इंटरव्यू तक गई थी और लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। और 66वीं बीपीएससी में मुझे 288वां रैंक हासिल हुआ और ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में मैं अभी जमुई डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग कर रही हूँ। और यह जो 67वीं बीपीएससी है, इसमें मुझे 68वां रैंक हासिल हुआ है और मुझे बिहार प्रशासनिक सेवा है जो कैडर है वो बीएएस हासिल हुआ है। तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर आप तैयारी कैसे किए, कहाँ रह के किए? मैंने अपनी जो तैयारी है वो बेसिकली मैं ग्रेजुएशन के दिनों में मैं रांची में रहती थी। हालांकि जब लॉकडाउन हो गया तो मैं उसके बाद की सारी तैयारी मैंने 65वीं की का जो एग्ज़ाम था वो सब मैंने यहीं से रह के ही दिया है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो सब लोग घर पे ही थे। तो यहीं से ही प्रॉपरली मैंने जो मतलब पेन ड्राइव कोर्सेज़ होते हैं या फिर ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं और इंटरनेट जो है यूट्यूब खास करके, उन सब के माध्यमों से तैयारी की, अखबार के माध्यम से तैयारी की। तो इन सब से जुड़ते हुए मैंने मतलब कि जो और तैयारी कर रहे बच्चे हैं उनसे अपना जुड़ाव रखा और इन सब के माध्यम से मैंने तैयारी की। तो 65वीं का जो तैयारी की थी तो पीटी तक निकल गया था? नहीं, इंटरव्यू तक मैं पहुंची थी। अरे इंटरव्यू तो पहला ही जी। अटेम्प्ट में? हाँ, पहला ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गई थी मैं, लेकिन वो मतलब कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था मेरा। तो रांची में जो तैयारी कर रहे थे स्पेशली इसके लिए कर रहे थे या कोई और? नहीं, रांची में ग्रेजुएशन कर रही थी मैं, मतलब ट्यूशन कर रही थी ग्रेजुएशन के लिए। और इसके साथ साथ इस चीज़ की भी तैयारी, सिविल सर्विसेज की भी तैयारी मैंने ग्रेजुएशन के दिनों से ही चालू कर दी थी। और लाइब्रेरी से जुड़ना, वैसे संस्थानों से जुड़ना जो कि आंसर राइटिंग करवाते हैं, ये सब चीज़ें मैंने की। और बहुत सारे नोट्स हैं जैसे कि जो बहुत पॉपुलर थे वो सब मैंने परचेज़ किया। वो सब करते हुए मैंने तैयारी की। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि चूँकि आपका बैकग्राउंड तो पिताजी बिजनेस में है। हाँ। और माने उस परिवेश में नहीं थे, उसके बावजूद पहले ही अटेम्प्ट में आप वहाँ तक पहुँच गए थे। तो इसके पीछे क्या रीज़न था? कहीं कोई माहौल, कैसे माहौल बना आपका? नहीं, एक्चुअली जो मेरी जो फैमिली है, मेरा परिवार मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा।
विशेषकर जो मेरे पिताजी हैं वो काफ़ी मोटिवेट करते थे शुरू से ही कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हमेशा मेरे घर में स्पेशली पढ़ाई का माहौल रहा। तो मैं अपने स्कूल के दिनों से ही पढ़ाई में काफ़ी सक्रिय रही थी। जैसे पढ़ाई में हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह था तो उसमें मैं सक्रिय रहती थी। हालाँकि जो मेरी जो स्कूली शिक्षा है मैं उसके बारे में भी बात करती हूँ कि मेरी जो सारी स्कूली शिक्षा है वो गोविंदपुर से ही हुई है और मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ की जो थोड़ा टीचर्स उसको और डिटेल में बता दीजिए, जैसे हम अगर मतलब कि मैं अपनी प्रारंभिक बुनियादी शिक्षा हाँ, कहाँ से? बुनियादी शिक्षा की बात करूँ और तो स्कूल का नाम हाँ, बताएं। पहली से 5वीं तक की जो पढ़ाई थी वो मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से की थी, जो कि अच्छा। गोविंदपुर में ही स्थित एक विद्यालय है। अच्छा, और 6वीं से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई मैंने यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से की है। एक राजकीयकृत मध्य विद्यालय है और एक तैलिक वैश्य उच्च विद्यालय है। अच्छा, और 12वीं मेरा जो हुआ है वो प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय से। ये सारे जो विद्यालय हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स है और गोविंदपुर में ही स्थित है। और मैं अपना ग्रेजुएशन की बात करूँ तो मैंने वो केमिस्ट्री में किया था और वो मैंने किया था नवादा से, मगध यूनिवर्सिटी से। कौन सा कॉलेज था नवादा में? सीताराम साहू कॉलेज अच्छा, था। अच्छा। और वहाँ से मैंने मतलब कि ग्रेजुएशन किया है और साथ साथ में मैंने ग्रेजुएशन के जो क्लासेस थे वो रांची से लिए थे और उसी के साथ मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है वो भी शुरू कर दी थी। और उसी मतलब कि मुझे पता था कि जब मैंने अपना गोल तय किया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है तो मैंने एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, क्योंकि मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें से कोई भी सिविल सर्विसेज से नहीं आता था। तो कोई भी आइडिया नहीं था कि कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, क्या होता है, इवन फुल फॉर्म तक क्या होता है वो भी गांव के बच्चों को तो आइडिया नहीं होता है। हालांकि मैं इस मतलब कि मैं कहूँ कि इस क्षेत्र में मैं भाग्यशाली रही कि मुझे अपने परिवार वालों का, अपने गुरुजनों का अच्छा सपोर्ट मिला। जिन जिन लोगों से मैं मिली उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आप अच्छा लिखते हो। जैसे मैं रांची में थी तो वहाँ पे मतलब कि जिन सर से मेरा परिचय हुआ उन सब ने मुझे बताया कि आप अच्छा लिखते हो, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, तो आपको उस क्षेत्र में काम करना चाहिए। और चूँकि बीपीएससी का जो मेंस का पेपर होता है वो टोटली है वो सब्जेक्टिव नेचर का होता है, तो उसमें राइटिंग स्किल्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसका बेनिफिट मुझे हमेशा से मिला। वहाँ एक टीचर थे रांची में, वो कहते थे कि इसका पीटी हो जाएगा तो इसका मेंस कभी नहीं रुकेगा। अच्छा। हाँ, तो मतलब कि उनका ऐसा मानना था। तो वो चीज़ थी, जो राइटिंग स्किल्स है वो मेरी सफलता में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखती है, क्योंकि मैंने उस पर बहुत काम किया है। लगभग जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था तो मैं हर दिन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिखती ही थी। तो वो उस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिला है मेरा। तो ये पूरी की पूरी मेरी एजुकेशनल जो जर्नी थी वो मैंने बताई। और उसके बाद मैंने जैसे कि अपना जो मेरा ऑप्शनल था एक, क्योंकि अब जो बीपीएससी अब है 68वीं से, उसमें ऑप्शनल का उतना महत्व नहीं है, लेकिन 67वीं तक ऑप्शनल का बहुत बड़ा महत्व होता था। तो मेरा जो ऑप्शनल है, चूँकि मैं एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स रही हूँ हमेशा से, तो मैंने हिंदी लिटरेचर में हमेशा से रुचि थी। तो मैंने सोचा कि ये स्कोरिंग भी है, काफ़ी स्कोरिंग है हिंदी लिटरेचर, विशेषकर यूपीएससी में। तो मैंने सोचा कि इसे ही अपना ऑप्शनल बनाया जाए। अच्छा। तो बीपीएससी में मेरा यही ऑप्शनल रहा है, हिंदी। हाँ, हिंदी लिटरेचर। तो ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है और मुझे इसमें इंटरेस्ट था। तो मैंने दृष्टि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली का, उसका पेन ड्राइव कोर्स है वो परचेज़ किया था। अच्छा। जिम तो और विकास देवी कीर्ति सर जो कि हिंदी लिटरेचर के मतलब बहुत अच्छे गुरु माने जाते हैं, उनसे ही मैंने ट्यूशन भी लिया था, उसके नोट्स भी मैंने किए थे, वो सब करके मैंने ऑनलाइन किया था। ट्यूशन लिए थे? हाँ, उसका एक पेन ड्राइव कोर्स आता है, अच्छा, अच्छा। वो परचेज़ किया था। आप वो पेन ड्राइव कोर्स परचेज़ कर सकते हैं और मतलब कि लैपटॉप पे, फ़ोन पे ऐसा आप देख सकते हैं हमेशा। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो उसी के माध्यम से और उनके नोट्स के माध्यम से मैंने तैयारी की थी हिंदी लिटरेचर के। अच्छा। जी। लेकिन आपका केमिस्ट्री था, लेकिन हिंदी में कैसे जुड़े? जी, जी। ये पहला सवाल जो इंटरव्यू में मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि केमिस्ट्री फिर हिंदी लिटरेचर। दोनों 2 चीज़ है। हाँ, एकदम अपोज़िट धुरे की चीज़ें हैं। तो सब मेरा मतलब कि पहले जो शुरू में मैंने सोचा था कि क्या करना है, तो मुझे लगा कि इंजीनियरिंग करते हैं। लेकिन मैंने 11-12 में उसकी कोशिश की थी, पर मुझे कुछ टाइम बाद समझ आ गया था कि मेरी रुझान इस तरफ नहीं है। मेरी रुचि का सब्जेक्ट नहीं है ये। और उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी? तो उस समय केमिस्ट्री अच्छा लगता था, तो मैंने ले लिया था बेसिकली, बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे। उतनी जानकारी नहीं थी मुझे, आप कह सकते हैं, उसका अभाव था, तो मैंने केमिस्ट्री लिया। मुझे लगा कि शायद मैं इसी क्षेत्र में कुछ करूं, लेकिन फिर धीरे-धीरे जो मेरा रुझान है, मैं सिविल सेवा से जुड़ी, उसके बारे में जाना कि वो क्या होता है।
तो फिर मैंने सोचा कि मुझे यही करना है, तो फिर एक मैंने चीज़ और हिंदी बताइए कि लिटरेचर। जैसे आप गोविंदपुर से रांची का कैसे आपका सफ़र हुआ? अ, क्योंकि ये आपका स्कूलिंग और कॉलेज जो भी है सब नवादा के आसपास ही है। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल। लेकिन हम विडंबना ही कह लें कि बिहार में है जो उच्च शिक्षा का जो स्तर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हाई एजुकेशन का हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन बचता नहीं है कि आप कहाँ जाएँगे, आप कहाँ से एजुकेशन करेंगे, या तो आप पटना जाइए। तो पटना, हालाँकि पटना में जैसे कि रांची में क्या था कि हमें फैमिलीज़ थी अच्छा, हमारी कुछ, अच्छा। तो वहाँ पे हमें थोड़ा बेनिफिट था। तो हमने सोचा कि रांची में पहले जो बड़े भैया हैं या फिर कज़न्स हैं वो सब थे, तो उनकी हेल्प से आसान हो जाएगा रांची में रहना। इसलिए हमने रांची को चुना। और मेरी छोटी बहन है, वो वहाँ रांची से 11-12 कर रही थी अच्छा, डीएवी से। अच्छा। तो फिर अब हम सब वहीं पे चले गए कि वहीं से आगे की जो हायर एजुकेशन है, कि अगर आपको किसी चीज़ की तैयारी करनी है तो आपको वो माहौल तो चाहिए। आपको कम से कम ऐसे लोगों से जुड़ना तो पड़ेगा। तो हमने फिर रांची चुना था। कोई ऐसा भी जो इधर जाने के लिए, सिविल सेवा में जाने के लिए कोई ऐसा कारण बना है जो कि कोई प्रेरणा की वजह? जैसे आपका कोई ऐसा माहौल तो नहीं था? अगर मान लीजिए यहाँ पे लोग रहते हैं गोविंदपुर के लोग, तो उनको तो इतना दूर तक सोच नहीं पाते हैं। आसान है सफ़र, आसान नहीं कर सकते हैं, मेहनत करने से निकल सकता है, लेकिन सोचते नहीं हैं। तो ये आप कैसे सोच पाए इस माहौल के बीच में? हाँ, इसका क्या वजह रहा? वही मेरी फैमिली बहुत बड़ी वजह रही इसकी। मेरी फैमिली में एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे जो मेरे अंकल हैं, या फिर मतलब मदर की साइड से कह लीजिए, सब सर्विसेज वगैरह में हैं, लेकिन वो अच्छा, बैंकिंग में हैं, रेलवेज़ में हैं। अच्छा, तो बैंकिंग और रेलवेज़ से जो मेरा ये था रुझान, तो धीरे-धीरे ख़त्म हो गया था। अच्छा, और फिर जब मैंने इंजीनियरिंग भी, मैंने कहा कि मुझे मतलब मेरी रुचि का विषय नहीं है ये, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं बैंकिंग में जा सकती हूँ? मैंने अपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। अच्छा, तो आर्ट्स मुझे हमेशा से अच्छा लगता था, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स थे जो। तो मुझे लगा कि ये मेरी रुचि के भी सब्जेक्ट हैं, और मुझे ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है, और ये मुझे एक बहुत अच्छा करियर गोल दे रहा है। अच्छा, और मेरा ये एक हमेशा से था कि मुझे मतलब कि मैं एक ऐसा करियर चुनूँ जिसमें कि मैं अगर पॉजिटिव बदलाव का छोटा सा हिस्सा बन सकूँ सोसाइटी में। मैं हमेशा अपना मतलब सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का एम मेरा यही रहा है कि अब बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते एकाएक। मैं ये चीज़ धीरे-धीरे समाज में रहते हुए, क्योंकि मैं एक ऐसे समाज से आती हूँ, मैं समाज समझती हूँ, तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा बदलाव चुटकी बजा के तो नहीं किया जा सकता। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि एक पॉजिटिव जो बदलाव है उसका छोटा सा हिस्सा भी बन पाई अपने करियर के माध्यम से या अपनी लाइफ के माध्यम से, तो यही गोल है मेरा। तो सिविल सर्विसेज से बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता था। कि हम कह सकते हैं कि रांची जाने के बाद टर्निंग पॉइंट बना हाँ, आपका। रांची जाने के बाद टर्निंग पॉइंट बना। लेकिन एक माहौल था पहले से। हाँ, एक दिमाग में एक चीज़ थी हुँ, कि कुछ तो करना है। ये चीज़ जब रहती है कि हाँ, आपको कुछ ना कुछ करना है, आपको किस लाइन में जाना है, शायद ये क्लियर नहीं हो, क्योंकि हमें उस स्तर पे चीज़ें नहीं प्राप्त हुई कि बहुत ज़्यादा माहौल है या फिर सारे बच्चे इस बात की तैयारी कर रहे हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया या रांची हो, ये दिल्ली हो गया, उन सब का तो माहौल अलग होता है पढ़ाई-लिखाई का। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। तो हाँ, जुड़ने में टाइम लगा कि मैं अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकेंड ईयर में इस चीज़ से जुड़ी, मैंने इसके बारे में जाना कि हाँ, मुझे इसकी तैयारी करनी है। कुछ लोग मुझे वहाँ पे मिले जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे। हालाँकि वो अभी सफल नहीं हुए, हाँ, वो प्रयासरत हैं, तो जल्दी ही वो भी मतलब सफल हो जाएँगे, ऐसा मुझे लगता है। तो 65 में जो पहला प्रयास आपका रहा, सक्सेस हो गया, तो कितना समय के बाद आपको ये सफलता मिल गई? मतलब हमको लगता है कि अ ग्रेजुएशन में पढ़ाई के दौरान ही तैयारी कर हाँ, ग्रेजुएशन में मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। स्पेशली मैंने एनसीईआरटी और अपने राइटिंग स्किल्स पे काम कर लिया था। और 65वीं में मतलब कि पहले मैंने सोचा था कि मैं हिस्ट्री ऑप्शन लूँगी, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शन मुझे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं लगा। बहुत ज़्यादा मेहनत का डिमांड था और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं था। बहुत वास्ट सिलेबस है हिस्ट्री का, 4-4 पोर्शन कवर करने होते हैं। अच्छा, तो फिर चूँकि हिंदी लिटरेचर भी एक वास्ट है, लेकिन वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर प्रदान करता है आपको। तो फिर मैंने हिंदी लिटरेचर की तरफ शिफ्ट किया। तो 65वीं के दौरान ही मैंने मेंस के दौरान ही अपना हिंदी लिटरेचर पहली बार कंप्लीट किया, उसको अच्छे से किया। मैंने कहा इसको मैं 6 महीने लगभग क्लासेस के जितने भी टाइम है उतना मैं दूँगी इसको, एक बार अच्छे से प्रिपेयर करूँगी, नोट्स बनाऊँगी, एग्ज़ाम्पल्स सेट कर लूँगी, क्योंकि हिंदी लिटरेचर में बहुत कुछ बदलाव नहीं होता है। आपको बस अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं और आप कोई आंसर लिख रहे हैं, ठीक है? जैसे कि अगर आपसे एक सवाल आ गया कि तुलसीदास की सामाजिक सोच क्या थे, या फिर उनका मतलब कि उनको आज के तौर पे आप कैसे
से रेलेवेंट पाते हैं। तो अगर आप उसको करंट, आप अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये हाँ करंट से कैसे आपको जोड़ना है, ये आपके माइंड में चलते रहना चाहिए, क्योंकि आप हर चीज़ की प्रैक्टिस लिख के नहीं कर सकते हैं। तो आपको आपकी पूरी मतलब प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए, आपकी माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप अपने अंदर एक सोच डेवलप कर सको। आप पेपर पढ़ें, अपना व्यूज़ डेवलप करें। अगर आपके व्यूज़ किसी चीज़ पे बनते हैं, जैसे कि कोई स्कीम्स है, तो अगर आप वो स्कीम लेते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मान लीजिए कि वो स्कीम कहीं ना कहीं बेरोजगारी को टैकल करने के लिए है, तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है, तो अगर आपने उसके कारण में एक चीज़ डाली है, तो अगर आप उसके दूर करने के उपाय भी बताएंगे, तो लेकिन वो योजना आपको वहाँ पे लिखनी है। तो ये जो चीज़ है ना कि इंटरकनेक्ट आप कैसे करते हैं चीज़ों को, आप बहुत सारा सब्जेक्ट बहुत कुछ पढ़ते हैं इसमें, तो हर चीज़ एक जगह इकट्ठी नहीं मिलती आपको। तो आपको क्या करना है कि बस आपको अपनी एक सोच बनानी है, एक अच्छी सोच बनानी है, हाँ अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, पेपर पढ़ना है, आपको करंट से जुड़े रहना है। ये सब करते हुए अगर आप तैयारी करेंगे, स्पेशली एग्जांपल्स तैयार करने हैं आपको, जैसे कि कुछ केसेस के नाम वगैरह अगर आप ध्यान रख सकें, या फिर जैसे हिंदी लिटरेचर है तो हिंदी लिटरेचर में एग्जांपल्स बहुत आते हैं। अच्छा। हर चीज़ के एग्जांपल हम मतलब दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि हर पेज में 2 एग्जांपल्स होने ही चाहिए। अच्छा। हाँ, तो हम लोग बस एग्जांपल्स के थ्रू बहुत सारी बात अपने एग्जांपल्स के थ्रू समझा देते हैं। तो एग्जांपल्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड करना चाहिए, करंट से जोड़ना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जैसे अगर एक आध गो छोटा सा एग्जांपल्स, किस चीज़ का एग्जांपल? जैसे बता रहे हैं कि किसी चीज़ में एग्जांपल से जोड़ना चाहिए, हाँ। तो अगर समझने के लिए कोई हिंदी का अगर दर्शक हैं तो वो कैसे समझ पाएंगे? जैसे कि कबीर से कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो मान लीजिए कि आया कि कबीर के साहित्य की क्या क्या विशेषताएं रही, तो उनमें पहला ही पॉइंट आता है कि उन्होंने गुरु की महिमा को बहुत उजागर किया, और हम सब जानते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है ना। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2-3 चीज़ें और गुरु के बारे में लिखी है, तो मैं ये वाला दोहा लिखने की बजाय मैं ये लिखूंगी, सतगुरु हमसे रीझ के कहिया एक प्रसंग, ये वाला दोहा लिखूंगी। तो इससे क्या होता है ना कि आपने एग्जाम्पल आपने भी कलेक्ट किए, ठीक है, और आपके पास टाइम है तो आपने दोनों लिख दिया, और नहीं टाइम है तो आपने इसको प्रेफरेंस दिया। तो इससे क्या हुआ कि आपकी कॉपी थोड़ी सी अलग लगी कि हाँ इसने वो ही बेसिक वाली चीज़ें जो सब लिख रहे हैं वो नहीं लिखा। तो हिंदी लिटरेचर में विकास सर की जो हाँ उनकी जो नोट्स है इतने पॉपुलर हैं कि सब उसी से पढ़ते हैं। अच्छा। तो हिंदी लिटरेचर में एक ये भी रहता है कि सबके आंसर्स मिल रहे हैं क्योंकि सबने एक ही नोट से पढ़ाई की है, एक ही जगह से विशेषकर तैयारी की है, और तो इसलिए मैंने अपने एग्जांपल्स जो पीछे वाले एग्जांपल्स होते हैं ना उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, उनको ज़्यादा हाँ थोड़ा चेंज किया, एग्जांपल्स को थोड़ा चेंज किया। ऐसे हूबहू तो बराबर सब लगेगा? हाँ हूबहू थोड़ा सा बराबर लगेगा, और मैंने हिंदी लिटरेचर में इस बार मुझे बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त हुआ। अच्छा। हाँ 199 स्कोर है मेरा। अच्छा, तो बहुत है। हाँ हिंदी लिटरेचर में वैसे स्कोर्स इस बार काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ है हिंदी लिटरेचर में, तो इसीलिए वो मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस वगैरह बना के, ग्राफ बना के, मैप बना के, ये सब भी हिंदी लिटरेचर में इंक्लूड किया। तो अब क्या है कि अब जो पैटर्न है बीपीएससी का वो काफ़ी हद तक यूपीएससी के स्तर पे वो ले जा रहे हैं, उन्होंने चेंज कर दिया। पहले बहुत बड़े बड़े सवाल लिखने होते थे, लेकिन अब क्या है कि अब छोटे छोटे सवाल लिखने होते हैं। तो ऐसे में आपको अगर 20 आंसर 3 घंटे में लिखना है तो आपको ग्राफ का, आपको डायग्राम का, इन सब का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। कि आप जैसे कि आप एक क्वेश्चन अगर आपने लिखा है लैंग्वेज में, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज को आपने वरीयता दी है, हालांकि हर क्वेश्चन में एक आध ग्राफ तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करते हो कि ग्राफ के माध्यम से ही अपना पूरा आंसर समझा दो। तो इससे क्या होता है टाइम भी बचता है और वो देखने में अच्छा लगता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आंसर राइटिंग में काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट होती है। आपसे एक सवाल उठता है कि जैसे आप तो पहले ही इतना अच्छा तैयारी कर लिए थे कि पीटी भी हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू में जाके कहाँ चूक गए? नहीं 65वीं में मेरा जो था उसमें मेरा मेंस का सेकंड जो जीएस पेपर 2 है वो उतना अच्छा नहीं था, तो मेरा जो स्कोर था मेंस का वो ओवरऑल कम था। अच्छा। हाँ, और इंटरव्यू मतलब मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के मेरिट लिस्ट बनता है, तो मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाई थी उस समय। मेरा मेंस का GS2 आपका कमजोर चला गया? हाँ GS2 जो है पहले 65वीं में था वो कमज़ोर हो गया था इसीलिए। अच्छा, वो कारण बना। चूँकि आमतौर पे माना जाता है कि मेंस और पीटी से जुड़ा हुआ है सवाल लगभग मैंने उसी हिसाब से इंटरव्यू
होता है? हाँ नहीं, इंटरव्यू एक मतलब बहुत जैसे आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं वैसे ही एक स्वाभाविक प्रक्रिया है इंटरव्यू की। जैसे कि मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और तीनों बार मेरे एक्सपीरियंसेस अलग-अलग रहे हैं। अच्छा। तो ये बोर्ड पे भी डिपेंड करता है। बस आप इंटरव्यू की तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। आप अपने स्तर तक कर सकते हैं क्योंकि सवालों का कोई अंत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाएँगे तो हो सकता है कि जो आप पढ़ के गए हैं उससे एक सवाल ना आए और हो सकता है कि जो आप पढ़े हैं वही सब आ जाए। तो बिल्कुल। इंटरव्यू एक मतलब आप अपना दायरा खुला रखें, आप कॉन्फिडेंट होके जाएँ, आप उनसे बातचीत करें। जैसे कि इस बार का जो मेरा इंटरव्यू था 67th वाला, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन था, डिस्कशन बेस्ड इंटरव्यू था। उन्होंने मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उनसे बातचीत कर रही हूँ, वो मुझसे बातचीत कर रहे हैं। 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू था और फिर वो ख़त्म हो गया। तो इंटरव्यू क्या जो बेसिक रहता है उसी से जुड़ा हुआ रहता है या क्या रहता है? नहीं, वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा। हाँ, अगर आज जैसे आपके साथ कोई सवाल जो हाँ, बताने लायक हो? जैसे कि उन्होंने सबसे पहले जो मुझसे पूछा था वो ये पूछा कि आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो क्या है? अच्छा। आपका ऑप्शनल क्या है? तीसरा सवाल था कि आपका मतलब कि आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या है? ठीक है। तो फिर मैंने ये सब बताया। फिर उन्हें पता चला कि मैं अभी आरडीओ के पद पे चयनित हूँ। तो फिर इस मतलब डायरेक्शन में भी बहुत सवाल हुए। मेरी अच्छा। ट्रेनिंग से बहुत सवाल हुए और मुझे सोसाइटी जो चीज़ें होती हैं ना सोसाइटी के स्तर पे, वो सब भी बहुत ज़्यादा सवाल थे। जैसे कि डाइवोर्स रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं इंडिया में? ऐसा क्या हो रहा है जो डाइवोर्सेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं? दूसरी चीज़ ये थी कि आपने आजकल पेपर में पढ़ा होगा कि पुरुषों का जो उत्पीड़न है, वो भी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या कारण है? हमारा कानून है वो क्यों नहीं सपोर्ट करता है मतलब कि पुरुषों को? ये क्वेश्चन थे। फिर एक जैसे मुखिया पति, सरपंच पति का जो कॉन्सेप्ट पंचायत में देखा जाता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे और फिर हिंदी लिटरेचर से भी क्वेश्चन थे। कॉमन क्वेश्चन हाँ, था, कॉमन समाज क्वेश्चन में भी थे। चल रहा था। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। करंट अफ़ेयर्स से भी क्वेश्चन थे, कॉमन क्वेश्चंस भी थे जो समाज में चल रहा है। साथ में हिंदी लिटरेचर से भी काफ़ी क्वेश्चन थे और जैसे मतलब करंट वर्ल्ड अफ़ेयर से भी बहुत क्वेश्चन थे कि नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट क्या आया है? मतलब हाँ, इज़राइल के प्रति भारत के रुख में बदलाव आया है। पहले हम एकदम इज़राइल के सपोर्ट में थे, फिर धीरे-धीरे हमने वो अपना सपोर्ट कम किया है, ऐसा क्यों किया है? तो मतलब ऐसा कोई इंटरनेशनल सेक्टर नहीं। रिलेशन हाँ। वगैरह पे। जी, जी, बिल्कुल। हर एस्पेक्ट को उन्होंने उठा के रखा। 15 से 20 मिनट की बातचीत थी, तो वो हो गई। आप 3 इंटरव्यू दिए, जी, तीनों जी। में जैसे दूसरा इंटरव्यू कैसा था? दूसरा इंटरव्यू जिसमें मुझे मतलब आरडीओ का पोस्ट हासिल हुआ। हालाँकि वो इंटरव्यू मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सुखद कहिए वो नहीं रहा था क्योंकि मतलब मेरे साथ पर्सनली कुछ मेरी तबीयत को लेके मुझे थोड़ा इश्यू हो गया था। तो मैं थोड़ी-सी पैनिक हो गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे हालाँकि रिलैक्स किया कि आप पहले रिलैक्स हो जाइए। तो उसके बाद फिर उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल थे कि बिहार में जैसे वो पता है जहरीली शराब वाला जो सिचुएशन हो रहा था कि जहरीली शराब में ऐसा क्या होता है कि लोग मर जाते हैं, ये सारे सवाल थे। और फिर एक मैम थी उसमें, तो उन्होंने फिर पूछा था कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है और फिर अगर फ़ीमेल को लेकर के कौन-कौन से कानून हैं जो फ़ीमेल को प्रोटेक्शन देने के लिए हैं, आप क्या-क्या सुधार करेंगे, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अच्छा। हाँ, वो मतलब एवरेज इंटरव्यू था, ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा था। मॉक इंटरव्यू जो हम लोग देखते हैं वो थोड़ा ज़्यादा ही भयावह लगता है। जी, जी। वो मॉक इंटरव्यू मुझे लगता है कि वो तैयार करने के लिए है। अच्छा। अगर आप कहते हैं ना कि अगर युद्ध से पहले आप बुरे से बुरे सिचुएशन को अगर एक बार फेस कर लें, तो युद्ध में जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन भी आप आसानी से झेल सकते हैं, वो दबाव को झेलने के लिए बनाया जाता है, इसीलिए। कि उस हिसाब से आप फेस कर सकें। हाँ, उस हिसाब से आपके पास कैसा भी हो, वो सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप फेस कर सकें। बिल्कुल। आपको कैसे जाना है, आपको कैसे बैठना है, कैसे सवाल अगर आएँगे, अगर आपको नहीं भी आ रहा है, तो आपको सॉरी कैसे कहना है, वो अच्छा। सारी चीज़ें अगर हैं। नहीं है तो सॉरी बोलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर नहीं सवाल आ रहा है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, गलत आपके पास। बोलने से तो हाँ, और दिक्कत है। हाँ, अगर मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि आप जवाब दे सकते हो, तो आप अनुमति माँग सकते हो उनसे कि सर मुझे इसकी जानकारी पूरी तो नहीं है, पर मैं एक अनुमान लगाना चाहती हूँ। अच्छा। तो वो बोल देते हैं कि लगाइए, या फिर जैसे कि यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत टाइम तक चलता है, लेकिन बीपीएससी का इंटरव्यू मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स, 15 टू 20 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं चलता। अच्छा। तो कभी-कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं उनकी तरफ से कि ये बताइए, वो बताइए, जैसे फिटकरी का फ़ॉर्मूला बताइए, ये सब
हाँ, वो उनका मतलब बहुत ही रैंडम क्वेश्चन रहता है। जैसे एक बार एक क्वेश्चन था कि हिंदी में मतलब कि ककहरा कितने होते हैं, अच्छा। आप ये बताइए। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब कुछ भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे, किसी से उनकी फेवरेट फिल्म ही पूछ ली या फिर कुछ भी। वो मतलब कि आपसे इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं कि आपकी बात करने का तरीका क्या है, आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो कैसी वो है, आप जांचते हैं। हाँ, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, आपके मनोभाव कैसे हैं, आप में ईमानदारी कितनी है, वो सब ज़्यादा मायने रखता है। रेडियो जब बने थे तो कितना मार्क्स आया था उस समय? आरडीओ बने थे तो जो पूरा मार्क्स था वो 5 था। मैं पूरे अच्छे से बहुत याद नहीं कर पा रही हूँ। आरडीओ जब बने थे तब मतलब पूरा मार्क्स फुल इंटरव्यू। इंटरव्यू और प्लस ए वाला हाँ, कितना तो टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था? टोटल मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है वो 900 नंबर का ये होता है, मेंस होता है, और 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो तो टोटल 1020 1020 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें लगभग अगर आप 60% नंबर ले आते हो तो आप टॉप कर जाते हैं, अच्छा। ठीक है। 600 अगर नंबर भी आ गया तब तो टॉप है। और इस बार मेरा जो मार्क्स रहा है टोटल 585 रहा है। अच्छा, 67 में जी। अच्छा 505 मेरा मेंस में नंबर है और 82 मेरा इंटरव्यू में आया है। अच्छा, तो इस बार आपका ऑप्शनल में हिंदी था? हाँ, ऑप्शनल में हिंदी था। थोड़ा सा ये बता दीजिए कि अब तो मार्क्स बता ही दिए कि 10-20 नंबर का होता है, तो हाँ। थोड़ा आप जो पढ़ना होता है क्योंकि बहुत बड़ा है, हाँ, आप बहुत कोई बड़ा। समझना चाहे कि इसको हम समराइज रूप से पढ़ें तो कैसे पढ़ सकते हैं? आपका अनुभव को कैसे वो शेयर कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले हमें मतलब कि जब भी हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम लेने वाली संस्था कौन सी है, एग्ज़ाम किन चरणों में होता है। तो जब तक मैं अभी फ़िलहाल मैं 67 तक की बात कर लेती हूँ, जो पहले स्तर पे होता था। बिल्कुल। वो 3 स्तर पे अभी भी होता है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। पीटी में ऑब्जेक्टिव आता है, मेंस में है वो सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन होते हैं, इंटरव्यू तो आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार है ये, ठीक है। तो पीटी जो है वो अब नेगेटिव मार्क इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, अच्छा। ठीक है। तो अगर जो बच्चे अभी तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर जुड़ना चाह रहे हैं इस तैयारी से, तो सबसे पहले मेरा मानना है कि आप एनसीईआरटी को बेस बनाइए, आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए। ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग बेस देगा ना कि आपको सिर्फ ना पीटी बल्कि मेंस बल्कि इंटरव्यू तीनों स्तर पे ये बेस आपको मतलब कि सफलता दिलाएगा। बेस दिलाने के बाद अपना एक ऑप्शनल चुनें आप। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप करंट अफेयर्स को अपनी लाइफ में मतलब रेगुलरली इंट्रोड्यूस कर लीजिए, बिल्कुल। अपना दोस्त बना लीजिए करंट अफेयर को। अगर आप 1-2 पेपर पढ़ते हैं तो 1-2 पेपर पढ़िए। हालांकि जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट चीज़ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से ई लर्निंग बहुत हेल्पफुल हो गई है। जैसा कि मैंने खुद ही गाँव पे रह के सारी तैयारी की, तो ई लर्निंग के माध्यम से कि यूट्यूब एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ऐसे हज़ारों वेबसाइट्स हैं, ठीक है, बिल्कुल। जो बहुत पॉपुलर भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। दृष्टि की खुद वेबसाइट यूट्यूब चैनल भी है और उसकी खुद की वेबसाइट भी है और उसकी मैगज़ीन भी वगैरह भी आती है। तो ऐसे ही हर चीज़ की मैगज़ीन वगैरह आती है, तो आपको जैसे भी करंट अफेयर्स में सुविधा लगे कि आपको ऐसे करना चाहिए तो आप वो कर लीजिए। हाँ, पेपर ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपने दैनिक जीवन में, क्योंकि पेपर सिर्फ करंट अफेयर से परिचय नहीं कराता है, आपकी समझ विकसित करता है। पेपर्स में तो बहुत सारी चीजें रहती है, कितना पढ़ पाए, क्या पढ़ना चाहिए? पेपर में वही है कि आप लोकल खबरें ना पढ़ें, नेशनल, इंटरनेशनल, एडिटोरियल ये चीज़ें पढ़ें। और अगर जैसे मुझे नहीं लगता है कि पेपर सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहिए कि क्या-क्या सिर्फ यूज़फुल है। घटना हो हाँ, रही है, बल्कि इसलिए भी कि आपको सोसाइटी को की एक समझ तो होनी चाहिए। बिल्कुल। आप अब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, सिविल सेवा की तैयारी करनी है तो आप रूम में बंद हो गए। अगर आपने हर जगह से आँखें बंद कर ली तो आप करंट से तो जुड़ नहीं सकते ना। तो इसीलिए है कि अगर आप समझते हुए अगर आपने खेल की भी 2-4 खबरें पढ़ ली तो उससे नुकसान तो नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है अखबार में 1 घंटे दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा। एडिटोरियल है कि एडिटोरियल पढ़ने से क्या होता है कि आपका भाषा प्रवाह अच्छा होता है, आपका शब्दों का चयन अच्छा होता है। कुछ शब्द हैं वो मतलब कि चयन होते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि आपको शायद एक सवाल आ गया, आपको कोई जानकारी नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड आर्टिकल आपने पेपर में पढ़ रखा था, तो आप कुछ ना कुछ तो लिखने की स्थिति में होते ही होते हो। तो पेपर बहुत बेनिफिट करता है। तो ये पीटी के स्तर पे पीटी के स्तर हाँ, पे। और पीटी में अभी क्या है कि नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड किया है। तो अब क्या है कि बिना टेस्ट सीरीज़ लगाए आप एग्ज़ाम हॉल में ना जाएँ।
आप टाइम मैनेज करें, क्योंकि मैंने इस बार का जो पेपर था 69वीं का, वो देखा कि उसमें ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा 2 घंटा में 150 क्वेश्चन करना बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसमें और 10 क्वेश्चन है वो मैथ्स के भी आते हैं, अच्छा तो वो भी हल करना है आपको। फिर वो पूरा का पूरा मार्कशीट OMR सीट भी भरनी है, और साइन वगैरह भी जो होता है वो सब भी करना है। तो ये सब करते करते मान लीजिए 1 घंटा 50 मिनट ही है, 2 घंटा भी प्रॉपर नहीं है। तो 1 घंटा 50 मिनट में 150 क्वेश्चन को करना हैंडल करना, वो भी मतलब OMR सीट तैयार करते हुए, ये टफ है। तो इसके लिए आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी होगी। पहले इस चीज़ की दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि पहले वन लाइनर्स ज़्यादा आते थे। अच्छा अब पीटी में क्या है कि नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड किया है, क्वेश्चन का स्तर भी बढ़ाया है, तो पीटी अब अपने आप में स्तर पे टफ है। जैसे कभी मैंने पीटी के लिए ज़्यादा नहीं सोचा, अच्छा क्योंकि पीटी पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अच्छा। तो अगर आप लगातार, जैसे कि लगातार पढ़ते रहते हो, तो आप लगातार रिवीजन में रहते हो, बिल्कुल तो उससे बहुत बेनिफिट हो गया था मुझे। तो अब क्या है कि अब स्पेशली आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन, आपको नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट इंक्लूड कर लेते हैं पीटी में, और बाकी एनसीईआरटी को या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत हैं और स्पेक्ट्रम है, ये सब तो हैं ही, साइंस के कुछ सेक्शन हैं, तो मैंने साइंस के लिए लूसेंट की थी। अच्छा आप भी लूसेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो हर चीज़ करते हुए आप अगर टेस्ट सीरीज़ लगाते रहते हैं तो पीटी में सफलता मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे मिल जाएगी। पीटी तो सबका एक ही तरह का होता होगा, जी जी बिल्कुल, पीटी उसमें कोई एक ही तरह होता है। ऑप्शनल जो भी रखे हैं, लेकिन पीटी पीटी में नहीं, पीटी बस सबका एक ही तरह का कॉमन होता रहता है, एक पेपर आता है, सबके लिए समान है, उसका एक कट ऑफ जारी होता है, आप का नंबर उस कट ऑफ के दायरे में आता है, तो आप पीटी आपका निकल तो जाता उसके है। लिए कोई सब्जेक्ट भी निर्धारित है क्या? नहीं नहीं, पीटी में ऐसा कुछ नहीं है। पीटी में जैसे जो सिलेबस है वही है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, और साइंस है, मैथ्स है। नॉर्मली यही सब्जेक्ट रहते हैं। और जीएस, और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में 3 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 सबके लिए सेम होता है, ऑप्शनल आप अपना खुद चुनते हैं। तो GS1 में आप कैसे तैयारी किए थे? जीएस 1 में 3 सेक्शन होते हैं, पहला हिस्ट्री का, दूसरा स्टैटिस्टिक्स का, तीसरा है वो करंट अफेयर्स का। ठीक है तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं बीपीएससी में जो रामबाण है वो है बैकयार्ड क्वेश्चंस। अच्छा आपको हिस्ट्री बैकयार्ड क्वेश्चंस को बेस बना के ही तैयार करनी है, अच्छा क्योंकि हिस्ट्री जैसे कि बीपीएससी में आप कह सकते हैं कि सिलेबस को 2 भाग में बांट सकते हैं मेंस के। एक ऐसा चीज़ जिस पे आपकी पकड़ है, दूसरी है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है। तो हिस्ट्री उसी में आती है कि जिस पे आपकी पकड़ है। तो हिस्ट्री में क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा तो आपको क्या करनी है कि वो हिस्ट्री के जो बैकयार्ड के क्वेश्चंस हैं उनको ये आधार बना करके आपको आपका बेस्ट आंसर तैयार करना है, और उसको एक तय सीमा में लिखने का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये बस करना है हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मेहनत की, या फिर हाँ, अब वेरियस सोर्सेज अपनाएं, एनसीईआरटीज़ को बेस बनाएं, आप एक अच्छा आंसर तैयार कीजिए, फ्लो सीट, डायग्राम, मैप, ये सब का यूज़ करके आप अपना तैयार कर लीजिए। दूसरा है स्टैटिस्टिक्स, ये प्रैक्टिस से आएगा। ये एक 36 नंबर का 72 नंबर का ये सेक्शन होता है, अच्छा और बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आपका ये सारा का सारा हुआ तो 72 में 72 आपका। तो आप ये इसको कैसे करते थे? ये मैं आप खुद से जोड़ के बताइए। हाँ, मैंने क्या किया था कि मतलब कि एक एल.के. झा की एक बुक आती है, एक एल.के. झा की बुक थी मेरे पास, एक दृष्टि की बुक थी। ये दोनों बुक्स जो थी, और बैकयार्ड जो क्वेश्चंस थे, ये सब मैंने बार-बार बनाया। अच्छा मैंने बहुत बार बनाया है, मतलब मैं हर दिन 1 से 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के बनाते थे, टाइम टेबल लगा के, कि मैं कम से कम 40 मिनट में से ख़त्म कर सकूँ। अच्छा हाँ, 2 क्वेश्चन अगर 40 मिनट में ख़त्म कर दूँगी तो बहुत टाइम बचेगा मेरा। तो 40 मैंने कहा है यहाँ पे, तो हाँ एग्ज़ाम होते-होते 45। अच्छा कभी-कभी अगर क्वेश्चन टफ आ गया या किसी एक क्वेश्चन में भी आप फँस गए तो 50 भी चला जाता था। तो ऐसे में टाइम टेबल लगा के, टाइम लिमिट जो होता है स्टॉप वॉच लगा के मैं वो करती थी। स्टैटिस्टिक्स हर दिन बना लेती थी, क्योंकि अगर पढ़ते-पढ़ते मन उब गया तो थोड़ा मैथ्स से क्या होता है कि फ्रेश हो जाता है माइंड, बिल्कुल तो मैं ये कर लेती थी। और तीसरा सेशन ये करंट अफेयर्स का। आप उस समय करंट अफेयर्स में जैसे कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो बहुत सारे टॉपिक्स आपको रिलीज़ करते रहते हैं, और आपको भी आइडिया लग जाता है कि कौन-कौन से टॉपिक हैं वो न्यूज़ में चल रहे हैं। अच्छा जैसे कि इस बार इज़राइल था, रूस यूक्रेन था, अग्निवीर था,
तो ऐसी चीज़ें जो बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ हैं, बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है, ब्रिक्स है या फिर जो इंडेक्स जारी या होते फिर हैं, G20 G20 है, जी, बिल्कुल। जितने भी संस्था हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटने वाली घटनाएँ, वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। या फिर कोई बहुत बड़ी योजना है जो बिहार सरकार की है, अब कृषि रोड मैप है, तो आप इसको करंट अफेयर्स में भी तैयार करेंगे, आप इसको इकोनॉमिक्स में भी तैयार करेंगे, आप इसको ज्योग्राफी में भी तैयार करेंगे। तो ऐसी चीज़ें करके आप कर सकते हैं। तो ये पहला जीएस पेपर 1 था। जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन है वो 3 सेक्शन ऐसे ही है। पहला पॉलिटी एंड गवर्नेंस, दूसरा सेक्शन जो है ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, तीसरा सेक्शन है साइंस एंड टेक। ठीक है, पहले से भी 3 क्वेश्चन, दूसरे से भी 3 क्वेश्चन और मतलब तीसरे सेक्शन से 2 क्वेश्चन। ये पुराना पैटर्न है। अभी हालांकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है मेंस में वो बदल गया है। अच्छा। हाँ, वो उन्होंने नंबर्स कम कर दिए हैं। अब टोटल 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 10-10 नंबर के, 20-20 अच्छा। नंबर के, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया। और आप कैसे ये इन सब की तैयारी, पॉलिटी और गवर्नेंस पेपर, ठीक है, पेपर तो हम कुछ ना कुछ टॉपिक्स आते ही रहते हैं। बिल्कुल। और बैक ईयर क्वेश्चन बैंक और लक्ष्मीकांत, ये 3 मेरे मतलब कि मेन सोर्सेज रहे हैं। लक्ष्मीकांत बार बार रिवाइज कीजिए। अब जैसे उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स और प्रस्तावना हो गया, या फिर संसद हो गया, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो गए, या इलेक्शन हो गए, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब हॉट टॉपिक है। वन इलेक्शन वन नेशन जो था, इस बार का क्वेश्चन था 67 का। अच्छा। तो ये सारे टॉपिक्स आप तैयार करते रहिए। तो यही सब इसमें हो गया। और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में बैक ईयर क्वेश्चन और जो बहुत हॉट मुद्दे हैं, जैसे कृषि, बेरोजगारी, गरीबी, बहुत सारे इंडेक्सेस जो हो गए, या फिर बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सबसे आप डाटा लीजिए। सबको आपको किस में क्या डाटा यूज़ आएगा, आप अपने हिसाब से दिमाग लगाइए और उसको तैयार कीजिए। इसमें भी आप अपना मोटा मोटी टॉपिक तैयार कर सकते हैं ईजिली। जैसे कि इसमें क्वेश्चन रहता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, या फिर एक क्वेश्चन था कि बिहार का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमेशा से डबल डिजिट्स में रहा है, जितना कि हमारे कंट्री का भी नहीं है। तो ऐसे में फिर भी बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? तो बेसिकली वो क्वेश्चंस काफ़ी ट्विस्ट करते हैं। तो आपको कैसे, आपको जोड़ के आप इकोनॉमिक सर्वे या बजट से कैसे डाटा का इस्तेमाल करके आप अपने आंसर्स को कितना साइंटिफिक बनाते हैं। हाँ, और साइंस एंड टेक का पोर्शन है, उसमें वो चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे कि जो जिसमें कि एक्सपेरिमेंटल साइंस होता है उस पे ज़्यादा जोर दिया गया। जैसे कि आपसे कभी टेक्नोलॉजी के बारे में ये नहीं पूछेगा कि इसके अंदर आप बताइए कि ये कैसे काम करता है, बल्कि ये पूछेगा कि ये है क्या, इसका अभी क्या यूजेस है, इसका भविष्य में क्या हो सकता है, भारत में इसकी स्थिति कैसी है, वैश्विक स्तर पे इसकी स्थिति कैसी है। जैसे कि उनके क्वेश्चन समान रूप से ये होते हैं कि कृषि को बढ़ाने में आप कैसे साइंस एंड टेक का यूज़ कर सकते हैं। बिहार हमेशा से बाढ़ और सूखा दोनों से प्रभावित रहता है, तो ऐसे में साइंस एंड टेक कैसे इसको कम कर सकते हैं। या फिर हर सेक्शन में वो कुछ सवाल ले आएंगे और उसमें पूछेंगे कि साइंस एंड टेक कैसे, जैसे प्रदूषण है तो प्रदूषण कैसे साइंस एंड टेक्स के माध्यम से कम हो सकता है। या फिर वो सिंपल भी है कि वही वरदान भी है, साइंस एंड टेक तो अभिशाप भी है, वही वाली चीज़ है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन बैक ईयर के माध्यम से आपको रेडी करने होते हैं। और जो करंट के मुद्दे हैं, जैसे कि क्वांटम टेक्निक है, अगर वो चल रही है, नैनो टेक्नोलॉजी है वो चल रही है, या फिर ऐसी कोई टेक्निक आई है अभी, जैसे एआई काफ़ी चर्चा में है, तो एआई आप तैयार करके जाइए। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करंट के मुद्दों पे मतलब कि अपना ध्यान लगा के रखते हैं और उससे प्रिपेयर होते हैं तो फिर काफ़ी हेल्पफुल मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आप जो तैयार करें वही है, आपको हमेशा से मेंस में एक आध 2 सरप्राइजेस के लिए तैयार होना पड़ता है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, शायद आपने नाम ना सुना हो। कॉन्सेप्ट आपको बना के रखना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल, आपको कॉन्सेप्ट बना के रखना पड़ेगा कि ज़्यादा नहीं तो हम छोड़े ना वो सवाल, और ज़्यादा नहीं तो 15 नंबर हमको मिल जाए, कुछ कोई भी नंबर मिल जाए हमको। हम इतना लिखने के लायक खुद को बना लें कि आप कोई भी नहीं भी आता वो क्वेश्चन भी अच्छा नहीं लिखोगे, लेकिन लिखेंगे तो उससे जुड़ के तो लिखेंगे, वो चीज़ है। और पहले तो ऑप्शनल थी, अभी भी ऑप्शनल है, लेकिन हालांकि उसको बस ये कर दिया है ऐसे के रूप में, नहीं, इससे ऑप्शनल है, वो बस एक क्वालिफाइंग पेपर कर दिया है। अच्छा, उसका मार्क्स अब नहीं जुटेगा? नहीं, उसका मार्क्स नहीं जुटेगा। अब जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और इससे का नंबर जुटेगा। तो इससे एक नया पेपर इंक्लूड किया गया है। अब हालांकि क्या होता था कि ऑप्शनल को लेकर के काफ़ी वाद विवाद होता था कि ये ऑप्शनल इस बार स्कोरिंग रहा, ये ऑप्शनल पीछे रह गया। अब आगे आने वाले समय में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। हाँ जी जी, बिल्कुल, अब इससे कॉमन हो गया। तो यूपीएससी में जैसे पहला पेपर ऐसे ही होता है जी, यूपीएससी में ऐसे होता है, लिखना होता है हमें, तो वैसे ही ऐसे लिखना है, 2 ऐसे लिखना है आपको।
तो ये कितने मार्क्स का होगा? ये भी उतने ही नंबर का होगा, 300 नंबर का ही होगा, 100 नंबर का 3 हिस्से है शायद। अच्छा। जी मैं बहुत ऑप्शनल में ऐसे हो जाएगा। हाँ, ऑप्शनल की जगह जो ऑप्शनल के नंबर जुड़ते थे अब इससे का एक पेपर है, ऑप्शनल बस एक क्वालिफाइंग पेपर हो गया, तो ऑप्शनल का वेटेज खत्म हो गया इसमें बिल्कुल भी। अब आपको ऑप्शनल नहीं तैयार करना है, आपको अब इससे तैयार करना है अपना। तो अब तो आपका हिंदी पे बात करने से बजाय हमें समझना चाहेंगे कि समराइज करके बता दीजिए कि आप क्या क्या पढ़े और कहाँ कहाँ से टिप्स लिए जो आपके लिए कारगर रहा। हाँ, अगर मैं अपने नोट्स की बात करूँ, ठीक है, तो कुछ नोट्स तो मैंने खुद से ही तैयार किए थे यूट्यूब वगैरह के माध्यम से, खास करके करंट अफेयर्स के नोट्स। और अगर मैंने हिस्ट्री की बात करूँ, मैं मेंस की बात कर रही हूँ बेसिकली, तो मेंस के लिए भी मैंने एनसीईआरटी, जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे सवाल आ जाता है कि बिहार की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था इतनी उन्नत थी, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो इसके ड्रॉबैक क्या कारण रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये क्वेश्चन है वो करंट ये प्राचीन इतिहास से भी जुड़ रहा है, मध्यकालीन इतिहास से भी जुड़ रहा है, अंग्रेजों के टाइम से भी जुड़ रहा है, और आज के समय में आज़ादी के बाद से भी जुड़ रहा है, और आज के दशक में भी जुड़ रहा है। तो ये बहुत सारी स्टेजेस हो गए। तो अब आप क्या कीजिएगा कि अगर आपको ये आंसर तैयार करना है तो आपको इसके आंसर खुद से तैयार करने पड़ेंगे। तो आप एनसीईआरटी बेस को नोट्स बनाइए, आपके हिस्ट्री के जो नोट्स है उसको ये कीजिए, और ये सब करते हुए तैयार करते हुए तो आप यूट्यूब का लर्निंग और हाँ जी बिल्कुल एनसीईआरटी जी एनसीईआरटी तो सब में नहीं होता होगा ना? नहीं, एनसीईआरटी सब में नहीं होता है, एनसीईआरटी बेसिकली बेस बनाने के लिए, वही तो। लेकिन 11-12 का एनसीईआरटी है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, वो आप हमेशा पढ़ सकते हैं, और उससे आप बेस बना लीजिए 6, 7, 8 अगर आपको जैसी ज़रूरत है। अब जैसे किन्हीं का ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ही है, उन्होंने 11-12 तक ह्यूमैनिटी ही पढ़ी है, तो उनको बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि कुछ बच्चे साइंस के हैं, तो फिर अगर साइंस के हैं तो उनको बेस बनाने की ज़रूरत है, अगर उनको लगता है तो वो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, खास करके मेरा जो मतलब रहा तो मैंने दृष्टि को काफ़ी प्रेफर किया, दृष्टि, और खुद के नोट्स जो मैंने बनाए थे ये सब मिला के मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जी बिल्कुल, वो तो भूलना ही नहीं है, वो पीटी में भी हेल्पफुल है और मेंस में भी बहुत हेल्पफुल है, उसी को बेस बना के आप तैयारी कीजिए। क्योंकि गाइड देगा कि किधर जाना है। हाँ जी बिल्कुल, एक गाइड देगा कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मुझसे। तो घटना चक्र वगैरह जो होता है वो, जैसे हिस्ट्री का घटना चक्र है, तो हिस्ट्री से जितने क्वेश्चंस आए हैं आज तक वो सब एक जगह आपको मिल जाएंगे। अच्छा। तो वो सब आप ले सकते हैं, और थोड़ा बहुत लूसेंट, यही मेन मतलब मेरे सोर्सेज रहे हैं। जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं वो तो सबके होते हैं, उसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, वही सारे जो हैं वही रहते हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, वो सब यूट्यूब के हेल्प से थोड़ा बहुत, या फिर जो कुछ अगर कुछ नोट्स बनाए हैं कुछ पेपर में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ गया है तो उनको उसमें इंक्लूड कर लेना। ये सब करते हुए मैंने अपनी तैयारी की थी। जैसे सेल्फ स्टडी के बारे में कहा जाता है, तो बिना गाइड के कैसे सेल्फ स्टडी? जैसे आप तो बता रहे थे कि हमने सेल्फ स्टडी हाँ, जैसे सेल्फ स्टडी वही है गाइड, जैसे कि अगर आप पढ़ते हैं तो वही बैक ईयर क्वेश्चन है, वो गाइड आप कर सकते हैं। हाँ, वो बिल्कुल गाइड है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। अभी जैसे अभी मुझे पीटी का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो मैं बैक ईयर क्वेश्चन देखूंगी। अच्छा। हाँ, कि मैंने अपना एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया, मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब मुझे बैक ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, और मुझे जहाँ दिक्कत आ रही है मैं वापस से उस चीज़ को रिवाइज़ कर लूँगी। ऐसे ही करके आप तैयारी कर सकती हैं। और गाइड का ये है कि जैसे कि अगर कुछ लोग हैं आपके साथ जो जुड़ पाते हैं आपकी तैयारी में, जैसे कि आपके 1-2 दोस्तों का ग्रुप है कि सब तैयारी कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी बहुत हेल्प हो जाता है, उससे बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, आजकल व्हाट्सएप पे ऐसे ग्रुप हैं जिससे कि आप जानकारी साझा कर सकते हैं, तो ये सब भी बहुत हेल्पफुल होता है। कोचिंग की कि नहीं आप? कोचिंग नहीं की थी मैंने प्रॉपर्ली। हाँ, कोर्स लिया था मैंने, लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। अच्छा। और मैंने आंसर राइटिंग के लिए की, मतलब कि आंसर राइटिंग आप खुद करते थे? जी आंसर राइटिंग करती थी, और वहाँ पे 1-2 टीचर थे। रिवीजन कितना मायने रखता है? रिवीजन बहुत मायने रखता है, बिना रिवीजन के तो आप जो पढ़ते जा रहे हो आप वो भूल जाओगे। तो इसलिए आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें। जो डिपेंड करता है, जैसे जो मुझे अच्छा लगता था उसको तो मैंने बहुत बार कर लिया, जैसे लक्ष्मीकांत हिस्ट्री, ये सब मेरा बहुत रिवाइज रहता था। लेकिन वही ज्योग्राफी मुझे थोड़ा कम पसंद है, तो वो कम रिवाइज करती थी। तो हालांकि खुद के नोट्स थे छोटे छोटे, तो आप जितना कम अपना रखिएगा मटेरियल, उस आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाइएगा। टॉपर्स का नोट और खुद का बनाया नोट्स
कौन सा बेटर होगा? जैसे कि सबकी अपनी-अपनी तैयारी होती है। तो आप एक जैसे आपके पास अगर समय है, तो आप अपना नोट्स बनाइए। उसमें तो कोई मतलब अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस होती है। आपकी उतने देर बैठने की प्रैक्टिस होती है। तो नोट्स खुद के नोट्स से तो बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, लेकिन आप टॉपर्स का नोट्स अपने पास रखिए, उससे गाइड लीजिए, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ अच्छा इंक्लूड किया है तो आप अपने नोट्स में शामिल कीजिए। देखिए कि वो कम शब्दों में कैसे अच्छा नोट्स बनाते हैं। और लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और अगर आपको बहुत कम समय में एग्ज़ाम देना है तो आप टॉपर्स के नोट्स पे भी काफ़ी मतलब हद तक निर्भर कर सकते हैं। और कुछ-कुछ चीज़ें हैं तो आप अपना भी उसमें इंक्लूड करते रहिए। ऐसे अच्छा। कर सकते हैं आप। कितना घंटा पढ़ना चाहिए? ये तो मैं मतलब फिक्स नहीं था मेरा, क्योंकि मैं मतलब बहुत ये नहीं कॉमन था। सवाल है, सब लोग हाँ, सब कहते लोग पे हैं। कहते हैं। तो हाँ। बेसिकली अगर आप मन लगा के जैसे कि अब ज़बरदस्ती ना बैठे रहें, जो भी पढ़ते रहें तो ध्यान दे के पढ़ते रहें कि आपके दिमाग में आपने 1 घंटा भी पढ़ाई की है तो आपका दिमाग आपके अंदर आना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए वो पढ़ाई। तो बेसिकली अगर आप 6 से 7 घंटे तक हर दिन पढ़ाई करते हैं अच्छे से, मतलब रेगुलर पढ़ते रहते हैं। आपका क्या रूटीन रहता था? मेरा रूटीन जैसे कि वो डिपेंड करता था, जैसे कि अभी एग्ज़ाम नहीं है तो वो थोड़ा कम है, ठीक है। वो उस समय नोट्स बना रहे हैं या फिर कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा चेंज के लिए। लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम आता जाता था, पढ़ाई के घंटे आपको पता नहीं चलेंगे, वो अपने आप इंक्लूड होते रहते थे। वो एग्ज़ाम के टाइम तो फिर 8 घंटे, 10 घंटे जितना भी हो जाए या फिर एग्ज़ाम के 2-2 घंटे पहले तक लोग पढ़ के जाते हैं। रात को एग्ज़ाम, सुबह एग्ज़ाम है, रात को पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आप 6 घंटे एवरेज मानिए और अगर एग्ज़ाम के समय है तो आप 10 घंटे, 12 घंटे जितना आप खींच सकें। जितना आप उस समय पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। दोस्त कितना कारगर रहता है ऐसे समय में? फ्रेंड्स जैसे अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स तो हमेशा काम आते हैं। तो मेरा मानना है कि अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा ना हो लेकिन अच्छे फ्रेंड्स हों तो ज़्यादा बेटर है। आप ज़्यादा फ्रेंड्स के पीछे ना जाएँ। अगर आपके गोल मिलते हैं, आपका विचार मिलता है, वो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, आप उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, एक-दूसरे को अच्छे मतलब दोस्तों के साथ जी। जुड़े रहें। हाँ, अच्छे दोस्तों के साथ जुड़े रहें क्योंकि एक लंबा सफ़र है। नहीं तो आप माहौल खराब हो जाएगा तो आपका सफ़र थोड़ा लंबा खींच जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली अच्छे से सपोर्ट करे तो क्योंकि ये एग्ज़ाम खुद ही कितनी बार फेलियर ले आता है। कोई तय इसका फ़ॉर्मूला नहीं है सक्सेस का कि आपको मिला है तो सबको मिलेगा ही। तो वो चीज़ है कि आपको बस कड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा पॉज़िटिव रहना पड़ेगा क्योंकि कभी-कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स मन में आते हैं कि ये होगा भी या नहीं होगा, हमसे होगा भी या नहीं होगा, कुछ कमी रह रही है। 65 में रिज़ल्ट नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़देह होता है, स्पेशली इंटरव्यू के बाद क्योंकि उम्मीदें लग जाती हैं कि शायद सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें भी हैं। तो ये जितना सफ़र बहुत उतार-चढ़ाव भरा सफ़र रहता है ये। तो फैमिली सपोर्ट जो कुछ दोस्त होते हैं थोड़ा-सा कुछ आपके हॉबीज़ को भी आप अपना टाइम दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पढ़ते रहिए। 6 घंटे इज़ मोर दैन इनफ। अगर आप 6 घंटे ऐसा नहीं मेरे साथ था कि मैं हमेशा जैसे रेगुलर रहती थी पढ़ाई को लेके। ऐसा नहीं कि तो आप क्या मतलब 6 घंटे में कोई कोर्स तय कर लेते थे या कैसे करते थे? आप ये भी कर सकते हैं जैसे कि आप जो करते जी, थे? जी, हाँ। बिल्कुल। जैसे कि अभी मैंने 2 सब्जेक्ट उठाए। मैं बेसिकली 2 सब्जेक्ट उठाती थी और एक पेपर रहता था या फिर यूट्यूब का कोई चैनल करंट अफ़ेयर्स के लिए। तो वो मैं मतलब कि करंट अफ़ेयर्स मैंने कर लिया। अब मुझे हिस्ट्री में इतना से इतना करना है, ठीक है? तो उतना से उतना मैंने तय कर लिया, उतना से उतना मैं कर लेती थी और हिंदी लिटरेचर पढ़ना तो उतना से उतना मैंने कर लिया, ठीक है? हाँ। और मेरे साथ था कि मैं हमेशा लक्ष्य ज़्यादा रखती थी और कम कर पाती थी। तो इससे क्या होता था ना कि मुझे लगता था यार फिर नहीं पढ़ाई हुई अच्छे से। तो फिर सेकंड डे वो फिर रहता था कि कल भी तो अच्छे से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इससे मुझे लगता था कि नहीं पढ़ाई नहीं हुई। मैं मुझ में ये था कि मैं अपनी पढ़ाई से सेल्फ सैटिस्फाई हो ही नहीं पाती थी कभी कि हाँ, आज इतना कर लिया है, इनफ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता था। मेरे साथ होता था कि आज इतना किया, फिर से इतना बच गया। तो मैं हमेशा गोल ज़्यादा ले लेती थी। हाँ, तो वो मेरा एक अपना तरीका था खुद सबका को अपना-अपना तरीका। जी, जी, बिल्कुल। अपना एक तरीका था। मैं गोल हमेशा ज़्यादा ले लेती थी, थोड़ा-सा कम हो पाता था, तो अगले दिन लगता था कि फिर कुछ रह गया, तो फिर से मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें करते-करते करती थी। लड़कियों के लिए कितना मुश्किल है? लड़कियों के लिए मुश्किल होता है, थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि अगर ख़ास करके आप ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको शायद पढ़ने का मौका ही ना मिले, ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। और यहाँ पे मेरे साथ जो लड़कियाँ थीं, शायद उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, उनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। मैं काफ़ी लकी रही कि मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो उनके लिए बस ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। दूसरी चीज़ फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता है और तीसरी चीज़ कभी-कभी ये समय ज़्यादा ले लेता है एग्ज़ाम क्योंकि आप 21 साल के होते हो तभी आप ये एग्ज़ाम ही दे सकते हो। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका।
तो थोड़ा टाइम टेकन है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा-सा ख़ास करके आजकल तो काफ़ी बदलाव आ रहा है। आप खुद ही देख रहे हैं कि काफ़ी बदलाव आ रहा है। आजकल पेरेंट्स मोटिवेट हो रहे हैं लड़कियों को बाहर रखने के लिए, बाहर पढ़ाने के लिए, और मुझे लगता है कि अगर गाँव के स्तर पे ही ये सुविधा दी जाए और गाँव के स्तर पे ही ऐसे ग्रुप्स बनाए जाए जो कि ऑनलाइन के माध्यम से गवर्नमेंट ऐसा एक अप्रोच ला सकती है। जैसे बहुत सारी चीज़ चल भी रहे हैं, जैसे कौशल विकास योजना है या कंप्यूटर सिखाती है गवर्नमेंट, खुद स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही है। तो अगर ये सब चीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करें तो गाँव में भी ये चीज़ दिक्कत कम आएगी। और मैं जितने भी माता-पिता हैं उनसे कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप बेटों की शिक्षा पे जितना इन्वेस्ट करते हैं, बेटियों की शिक्षा पे भी इन्वेस्ट कीजिए। और क्योंकि हर एक लड़की के लिए सेल्फ मतलब कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे एक सवाल आम तौर पे रहता है कि आप किसके मदद से हुए? तो आम हाँ, तौर पे जो सवाल होता है, तो हम उस सवाल को नहीं कह के आपको चूँकि इस मुकाम तक पहुँचने में किनका ज़्यादा रोल रहा, जो रियली आपको प्रेरित करते रहा? हाँ, जैसे कि मेरी फैमिली का विशेषकर पापा हैं, हाँ। मतलब कि आप तो मिले हैं पापा से, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। वो हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहते थे और उन्होंने पढ़ाई पे बहुत फ़ोकस दिया। हमारे घर में, अब गाँव में वो पढ़ाई का माहौल नहीं है, लेकिन हमारे घर में पढ़ाई का माहौल हमेशा से था कि हमेशा मतलब पढ़ाई के लिए बैठना ही है, हमें कुछ अच्छी चीज़ें करनी ही हैं। जैसे कि 10th में भी मेरा बहुत अच्छा नंबर था, अपने प्रखंड में सबसे ज़्यादा नंबर था। अच्छा। तो ये सब काफ़ी मोटिवेट करता था मुझे और पापा काफ़ी मोटिवेट करते थे और पूरे फैमिली का, पापा, भैया, मेरी बहन, मेरी मदर, सबने मतलब कि काफ़ी मोटिवेट किया मुझे और काफ़ी एक ऐसा माहौल मुझे दिया जिसमें कि मैं पढ़ सकूँ। आप अपना परिवार का थोड़ा पृष्ठभूमि बता दिए और कौन-कौन लोग हैं, क्या जी। करते हैं? हाँ, मेरे पापा बिज़नेसमैन हैं और मेरी मम्मी जो हैं, मेरी माताजी, वो होममेकर हैं और मैं 2 बहन और 1 भाई हूँ। मेरे जो भैया हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मैं सेकंड नंबर की हूँ, तो मैं मतलब कि अभी आपके सामने बैठी हूँ और मेरी जो छोटी बहन है वो तैयारी कर रही है सिविल सर्विसेज़ की ही। अच्छा। जी, वो अभी पटना में रहती हैं और जो मेरी दादी है और वो घर पे रहती है और एक अंकल है जो रेलवे में हैं। अच्छा, परिवार में और कोई ऐसा कोई सिविल सर्विसेज़ में नहीं थे? नहीं, दूर-दूर तक कोई नहीं था। कैसा रिस्पॉन्स है? नहीं, परिवार में तो पिछली बार भी हुआ था तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और इस बार भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस बार सब। रिजल्ट आया तो पहले किनको बताया? पापा को। क्या बोले? पापा को बोले कि पापा रिज़ल्ट आ गया है, 68 रैंक हासिल हुई है, एसडीएम में हो गया है। अच्छा। हाँ, तो पापा का क्या प्रतिक्रिया थी? पापा बोले ठीक है। चलिए। तो जी हमको लगता है कि आपसे बात करके बहुत जानकारी लेने की कोशिश किए हैं जी, जी, और बिल्कुल। अगर कुछ बच्चों को भी थोड़ा बहुत समझ आ जाए, क्योंकि हम लोग तो उसको कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, हुँ। तैयारी तो खुद करना है। हाँ, ये चीज़ है कि तैयारी खुद करनी है। पहला कदम मैं कहना चाहूँगी बहुत मुश्किल से उठता है, लेकिन एक बार पहला कदम आपने हिम्मत करके उठा लिया तो आगे रास्ते बन जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो तैयारी के प्रोसेस में हैं या फिर तैयारी करके एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं और अभी असफल रहे हैं, तो उनको मतलब कि बहुत डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर आप अपने एजुकेशन को जारी रखें, तो मुझे लगता है कि सफलता ज़रूर मिल जाएगी। और जैसे कि एक चीज़ और भी है कि सिविल सर्विसेज़ की तैयारी अगर आपको सफल बनाए या ना बनाए, अधिकारी बनाए या ना बनाए, एक बेहतर इंसान ज़रूर बना देती है। तो आपको ये करना, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कीजिए, आपको सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। और दूसरे वे बच्चे हैं जो अभी तैयारी में नहीं उतरे हैं, वो उनका सिविल सर्विसेज से गोल रहा हो है, वो उनको एक सपने की तरह देखते हैं, तो आप एक पहला कदम उठाइए, एनसीईआरटी से शुरू कीजिए। और अभी यूट्यूब, ई लर्निंग एक ऐसा विकल्प है जिससे कि आप घर बैठ के उसके माध्यम से भी अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो यही मेरा एक संदेश रहेगा आप लोग को कि अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए इस दिशा में अपना पहला कदम उठाइए। परिस्थितियाँ तो कभी ना कभी हमारे अनुकूल होती तो कभी हमारे मत प्रतिकूल होती हैं, लेकिन हमें अपने मन से अपने मतलब कि क्या आपको करना है, अगर आप उस चीज़ को लेकर क्लियर हैं कि आपको यहाँ जाना है, आपको वो चीज़ करनी है, तो आप किसी न किसी माध्यम से ज़रूर कर पाएँगे। बिल्कुल। तो अगर आप अपने मस्तिष्क को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपने मन को मजबूत करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ
लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। और सोसाइटी और जो समाज है, कहते हैं कि एक बेहतर इंसान वही होता है जिनका समाज के लिए कोई योगदान होता है। तो आप अपना वो योगदान और अपना जो परिचय है वो समाज में ज़रूर दर्ज करा सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो इस दिशा में अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो सारे छात्रों को और ख़ास करके सारे अभिभावकों को कि अपने बच्चों में भरोसा रखें, थोड़ा धैर्य का परिचय दें, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, धीरे और उस दिशा में उनको पॉजिटिव अप्रोच के साथ उनको मोटिवेट करते रहें, तो एक ना एक दिन उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक अहम सवाल है आपसे कि चूंकि आप एक ग्रामीण परिवेश से हैं, जॉब में भी गए और उसके बाद फिर तैयारी करती रहीं, तो इस सफ़र को आप कैसे टैकल किए? एक्चुअली बेस मेरा बन चुका था, तो बेस के लिए तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी और पीटी का एग्ज़ाम है वो पहले भी हो चुका था, रिज़ल्ट से पहले ही। और जो मेंस का पेपर था वो रिज़ल्ट के बाद हुआ था। हाँ, उससे सफलता के बाद तो थोड़ा हम क्या होता है कंफर्टेबल ज़ोन में चले जाते हैं, तो ये मेरे साथ भी आया। हालाँकि जो बीएस था वो मेरा हमेशा से बीपीएससी में मेन एम था कि मुझे बीएस में ही जाना है, मुझे एसडीएम ही बनना है। तो ये मुझे काफ़ी प्रेरित करता रहा कि मैं जो पुराने नोट्स हैं उनको रिवाइज़ कर सकूँ, करंट अफेयर्स उनसे जोड़ सकूँ। तो जो पुरानी पढ़ाई थी उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। तब तक तो पेपर 1 और पेपर 2 मैंने मतलब कि तैयारी रहते हुए, नौकरी में जाते हुए जमुई मैंने किया। और फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग हमारी तैयार हो गई थी 1 जनवरी से। तो वो जो पीरियड था ऑप्शनल के लिए वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया था, क्योंकि अगर आप बिपाट जाते हैं जो कि बीपीएससी से आए पदाधिकारियों की ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है, गया में है वो, तो वहाँ का जो शेड्यूल है बहुत हेक्टिक होता है। आप सुबह 6 से लेकर के मुझे लगता है 8 साढ़े 8 तक तब जाके आप फ्री होते हैं। तो उस दौरान वो तैयारी थोड़ी सी मुश्किल थी और बाकी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल रहा था जो जॉब में नहीं थे। हालांकि मैंने क्या किया था कि मैंने सुबह का 1 घंटा और शाम के रात के 2 घंटे और वो मैंने किया, वो अपनी तैयारी को मैं मतलब लगातार करते रही, मैंने बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो इसी का बेनिफिट मुझे मिला और उसके बाद इस प्रकार से मैं तैयारी के साथ साथ एग्ज़ाम भी दे पाई और मैंने इसको क्लियर भी किया। क्योंकि मुश्किल होता है कि आदमी जॉब में काम करता है तो थक जाता है, उसके बाद उसके पास समय बचता नहीं। जी, जी, बिल्कुल मन थक जाता है और कॉपी मतलब पढ़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति रहे, थोड़ा-सा अगर आप अपने ऊपर दबाव बनाएँ कि थोड़े दिनों की बात है, एग्ज़ाम के बाद तो फिर आपको आराम ही आराम है, तो फिर आप ये कर पाते हैं। अब अगला क्या होगा? यहीं पे आपका सफ़र रुक रहा है या और आगे बढ़ रहा है? नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं यूपीएससी के लिए सोच रही हूँ कि मैं अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अभी धार देती रहूँ और यूपीएससी का पेपर है जो 2025 का अटेम्प्ट है वो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके एक बार लूँ और उसमें अपना मतलब कि अपनी मेहनत को आजमा के देखूँ कि मुझे कहाँ तक सफलता मिलती है। 2025 में पहला अटेम्प्ट होगा? जी नहीं, मैंने 1-2 अटेम्प्ट दिया है यूपीएससी का बीपीएससी के साथ ही, पर स्पेसिफ़िक तैयारी के साथ मैंने आज तक यूपीएससी नहीं दिया है क्योंकि मैं हमेशा से बीपीएससी से जुड़ गई और तो बीपीएससी की तरफ ही मेरा सफ़र चल पड़ा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं यूपीएससी का एक बार फुल प्रूफ प्रिपेयर करके बीपीएससी को बिना दिमाग में लाए हुए, क्योंकि बीपीएससी का सर्वोच्च पद तो मुझे प्राप्त हो चुका है, तो बीपीएससी में मैं अब कभी मतलब दूँगी नहीं, बीपीएससी देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं यूपीएससी की तरफ अपना ध्यान लगाऊँगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।